कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज कराएंगे, है ना। तो उसमें लिख लो पहले, आज का टॉपिक है रिलेशन between एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किससे रिलेट करते हैं, जे से, है, एंड एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास जे से, ओके। इन दोनों में रिलेशन बनाना है, मतलब कोई बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट और उसके अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो जेसीएम निकलेगा, दोनों का रिलेशन क्या होगा, मतलब वी हैव टू प्रूव दैट। ऐसे भी आ सकता है कभी एग्जाम में, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, प्रूव दैट क्या चीज, जे वेक्टर इज इक्वल टू जेसीएम प्लस आर इनटू पी। यहां आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पी वेक्टर क्या है, मोमेंटम वेक्टर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कथाबाजी करा दें, क्या करा दें कि मान ले कोई बॉडी है जो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, n पार्टिकल से, सबके मासेस m1 m2 पोजीशन वेक्टर r1 r2 ऐसे करके, है ना। और किसी बॉडी के और मोमेंटम उसका j है, उसका सेंटर ऑफ मास cm है, ये सारी बातें हम क्या कर देंगे, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अबाउट द ओरिजिन क्या है, r है, कैपिटल R वेक्टर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिखो, बोल दे, बोल के लिखवा दे कि कितने, बोल के लिखवा दे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो देखो, लेट अस कंसीडर an object made up of n particles. Let us consider an object made up of small n particles, small n particles of masses m1, m2, m3, so on mn, so on mn, and position vectors about o मतलब origin, position vectors about origin o, position vectors about origin o will be r1 vector small r, ठीक है, r2 vector r3 vector, so on rn vector respectively, so on rn vector respectively, and velocity vector small v1 vector v2 vector v3 vector, so on en vector। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ में आ गया होगा। पैराग्राफ चेंज करिए, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर लें, ठीक है। टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J वेक्टर, टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J वेक्टर, वी कंसीडर सेंटर ऑफ मास, we consider center of mass cm, center of mass cm, उस पोजीशन वेक्टर about o, about origin o, about origin o, about origin o is capital R vector, and its velocity vector is capital V vector, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन, फॉर nth पार्टिकल, मतलब कोई एक पार्टिकल पड़े जो nth क्या ith बोल सकते हैं, लेकिन ith लिखने में थोड़ा सा फिर बन जैसा लगता है ना, तो मैं n बोल देता हूं उसको, ठीक है। फॉर nth पार्टिकल, nth बोल लो, n पार्टिकल नहीं, nth मतलब सबसे लास्ट वाला पढ़ लिया, ठीक है। फॉर nth पार्टिकल द पोजीशन वेक्टर अबाउट cm is, cm मतलब सेंटर ऑफ मास, is rnc, ऐसे लिखना है, ये rn वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये किसके अबाउट है, ओरिजिन के अबाउट। अगर इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिखाना तो क्या लगा देंगे, c, ठीक है। rnc पोजीशन वेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ मास is rnc, and velocity vector
रीजन लेते तो किसके अबाउट हो जाती, ओरिजिन के अबाउट, और सी लगा दिया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये समझ आया पक्का? बताएं इसको, देखो हमने क्या बताया, हमने लिया एक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, x y और z, इसमें कोई एक बॉडी बना ली, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कितने पार्टिकल्स, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब समझ में आ रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास मान के ले रहा हूं तो यहां पर है, क्या ये ओके। तो सेंटर ऑफ मास तक की पोजीशन को, सेंटर ऑफ मास तक की पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर को मैं किससे दिखा रहा हूं, कैपिटल आर, है ना। और ये बॉडी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, v से कर रहा होगा, v वेक्टर से तो दिखाना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें कोई nth पार्टिकल पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये कौन सा पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, तो इसका मास मान ले रहा हूं mn, क्या ये मास कितना है, ठीक है, इसका मास है mn, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा rn, लिखा चुका हूं, मास m1 का r1 है, मास m2 का r2 है, मास mn का rn होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये भी तो होगा, नहीं समझेगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका पोजीशन वेक्टर पूछूं, मतलब एक तुम्हारी पोजीशन है कि आप कहां बैठी हो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बोर्ड से कितनी दूर हो, तो ये इसका पोजीशन यहां से कितना है, सेंटर ऑफ मास से, तो मैं मान रहा हूं r n c, नहीं समझाया पक्का। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v n c, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि r n c की डायरेक्शन में v n c भी होगी, बस है इतनी बात समझ आ गई पक्का। तो ये इसमें कोई टफ नहीं डायग्राम, डायग्राम इजी कलरफुल लग रहा, पढ़ेगा लग रहा है ना, तो इसको बना लो, ठीक है, कोई करे ना करे, और ओरिजिन के अबाउट ये है, समझ में आ रहा है ना कि n n क्यों दिया है, बस लेना चाहिए i तो नहीं है, i का मतलब समझो कोई भी रैंडम पार्टिकल है ना, फिर i 1 से लेकर कहां तक n तक ले लेते हैं, लेकिन हमने n ले लिया मतलब लास्ट पार्टिकल को ही लेके गए, और सिग्मा mn लिखने का मतलब सारे पार्टिकल, ठीक है। तो ये कंसीडरेशन याद रखना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल से थोड़ा अलग है समझने के लिए, ओके। देखो अच्छा यही पर करते हैं, अगर हम इसकी पोजीशन वेक्टर लें फॉर पोजीशन वेक्टर, तीन पोजीशन वेक्टर मुझे दिख रहा है, कौन कौन से, rn r और rn, एक ट्रायंगल लॉ लग रहा है वेक्टर का, हैं, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग rn की वैल्यू क्या आनी चाहिए, rn की वैल्यू आनी चाहिए कैपिटल R प्लस rn, चेक कर लो ये गलत है ना, इसको जोड़ोगे तब माइनस टाइम्स ये करके 0 के बराबर आएगा, यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये नहीं आएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1 फॉर वेलोसिटी वेक्टर, सेम। अब वेलोसिटी वेक्टर चाहो तो डायग्राम से ही निकाल लो या ऐसे को डिफरेंशिएट करके निकाल लो, वेलोसिटी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, vn वेक्टर, यहां आ जाएगा कैपिटल V वेक्टर प्लस VNC वेक्टर, नहीं है ये वही क्वेश्चन नंबर, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टफनेस नहीं, सब इजी इजी आ रहा है मतलब 9:30 के बजे क्लास की
कुछ बताया नहीं, बस यही कि एक बॉडी है जिसका पोजिशनल वेक्टर सेंटर ऑफ मास का r है, कोई nth पार्टिकल पकड़ लिया उसका rn है, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वो पार्टिकल कहां पर है तो rnc पर है। बस इतना ही है, रिलेशन कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगल ऑफ मोमेंटम नॉर्मल मतलब किसी के अबाउट किसी पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट और एक बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे, तो दोनों का रिलेशन क्या है J बराबर JCM प्लस R क्रॉस T, ये प्रूव करना है। बोलिए समझ आया? इधर देखो ये और ये जोड़ोगे R प्लस RNC जोड़ोगे इसके बराबर होगा R के बराबर, ये तो वेक्टर लॉ में पढ़ा था। इसी तरह V प्लस VNC स्मॉल vn के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमें निकालना क्या बेटा, हमें निकालना है टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्यों एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ाया था r क्रॉस p, r क्रॉस p को देखो स्टेप पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, मैं शॉर्ट मतलब डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं। r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम, r की साइन क्या थीटा यहां या क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जो r क्रॉस p है, p को क्या लिख सकते हैं mv, तो m कहां जाएगा बाहर, तो r क्रॉस p हो जाएगा, पढ़ाया है ना ये एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा j वेक्टर बराबर में क्या m r क्रॉस b, बोला है ना, लेकिन nth पार्टिकल का है इसलिए हम nth पार्टिकल का समेशन लेंगे। सबका हो गया नहीं हो गया भाई, किस पार्टिकल का लिया आपको और यहां क्या लगा दिया सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या हुआ कहां तक, ये सिग्मा कहां से कहां तक है, ठीक है, तो वो लिखना है ये कहां से कहां तक, क्योंकि मैंने आई नहीं लिखा है ना, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सिग्मा ये लिख दूं, चलो इसको छोड़ो ऐसे लिख देता हूं, तो मतलब सारे पार्टिकल का अलग-अलग r क्रॉस v निकालो, m r क्रॉस v m r क्रॉस v सबको क्या कर दो जोड़ दो, तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, तो वही तो लिखा और क्या लिखा है। अब जब ध्यान दो rn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, vn की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई 3, तो यहां पुट कर दें क्यों, चलो रखो जरा पुट करो, ये हो गया mn, rn की वैल्यू क्या है r क्रॉस RNC r प्लस RNC क्रॉस v प्लस VNC। अब इसका बाद तो वो कराना है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कराते हैं, देखो सिग्मा mn कितना हो गया, r को एक बार v से कराओ, तो r क्रॉस v ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए कि तो क्रॉस प्रोडक्ट चलता, फिर एक बार RNC को v से कराओ, तो RNC क्रॉस v, ठीक है, फिर एक बार ये खत्म हो गया इसका काम, फिर r को VNC से कराओ, तो r क्रॉस VNC प्लस फिर RNC क्रॉस VNC, बोलो कैसी रही, नहीं आया सब, अंदर mn से क्या डालोगे सिग्मा mn से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने सिग्मा mn से मल्टीप्लाई कराया सिग्मा mn r क्रॉस v कैपिटल P है ना ये, प्लस सिग्मा mn RNC क्रॉस कैपिटल V, नहीं आया, सिग्मा mn r क्रॉस VNC प्लस सिग्मा mn RNC क्रॉस VNC, टफ है नहीं। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा जरा कि देखो ये r क्या चीज है, ध्यान रखो यही फॉर्मेट है ना, यानी ये भी एक तरह का एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन किसका एंगुलर मोमेंटम है जरा चेक करते हैं, r किसका है सेंटर ऑफ मास है ना, और v किसकी है पूरी बॉडी की, तो ये क्या JCM है, देख के बताओ ये JCM है नहीं, समझो अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट हम इस पार्टिकल को घुमाते हैं, तो जिसकी रेडियस निकल लेते हैं जिससे दूरी उसके अबाउट अगर घूमेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकलता है, किसके अबाउट निकलता है एक्सिस के अबाउट निकलता है, समझे? ये चेक करो, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, r क्या है सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है, यानी ये बॉडी ऐसे घूम रही है ओरिजिन के अबाउट, सेंटर ऑफ मास किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, नहीं समझ आया, समझे भाई, ये पकड़ा रहे हो, और जब ऐसे घुमाओगे सर्कल में तो इसके अबाउट घूमोगे ना ओरिजिन के अबाउट, है ना, तो ओरिजिन के अबाउट घूमने वाले को क्या कहते हैं
ये क्या चीज है, ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? अच्छा सीधी बात, अच्छा ये देखो ये किसका एंगुलर मोमेंटम है, अभी सब ये किसका एंगुलर मोमेंटम, ये किसका एंगुलर मोमेंटम, देखो आरएनसी से डिस्टेंस लेना है, यानी रेडियस कितनी लेनी है, कहां पर रेडियस आरएनसी है, ये यानी ये रेडियस है, एरो इधर इस पार्टिकल का है, घूम रहा है किसके अबाउट, तो ये जेसीएम होगा, समझ में आया, किसके अबाउट घूम रहा है ये पार्टिकल, आरएनसी रेडियस लेनी है ना, तो रेडियस कितनी है आरएनसी, यहां आरएनसी कहां है ये, अच्छा तो ये घूमेगा ये घूमेगा, एरो इधर लगा ना, तो ये पार्टिकल घूम रहा होगा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकला किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसको हम जेसीएम लिख सकते हैं, यानी ये वाला टर्म ये क्या है जेसीएम, ये किसी के अबाउट मोमेंटम नहीं है, तो एक काम करो क्या mn को सिग्मा mn को अगर v से मल्टीप्लाई करा दें तो p बराबर mv होता है, तो mv बल्कि मोमेंटम बनेगा और सिग्मा p मतलब टोटल मोमेंटम, पूरी बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान देखो, इसको क्या लिखते हैं r को बाहर निकाल दिया, सिग्मा mn अगर v से मल्टीप्लाई करेगा तो p बनाएगा, देखो आया नहीं आया, r ये आ गया तो, लेकिन कुछ बाराती भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं जरा चेक करते हैं, देखो देखते हैं, जे वेक्टर बराबर हमारे पास हमें जेसीएम चाहिए, जेसीएम लिख दिया, प्लस आर क्रॉस पी चाहिए, नहीं समझ आया ये क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लें, क्या बीच में एक्स्ट्रा कौन आ रहा है जरा देखते हैं, एक्स्ट्रा आ रहा है सिग्मा mn rnc क्रॉस v प्लस सिग्मा mn r क्रॉस v, ये दो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इनका तो गेम बजाना पड़ेगा है ना, तो अब इसको कैसे किया जाए, वीडियो कैसे, चलो उठाते हैं किस टर्म को, किसको सेकंड टर्म क्या है सिग्मा mn rnc क्रॉस, यही ना, इसको पकड़ के चलना है, इसका कुछ ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अभी तो 2 होगा नहीं होगा, सोच बताओ, ये 0 आना चाहिए, अब इसके लिए क्या ऐसा करें कि ये 0 आ जाए, सोच बताओ, कुछ ऐसा किया जा सके जिससे 0 आ जाए, बताओ, हिंट देता हूं कि हम कोई क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं, ध्यान से देखो, तो इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, mn दिख रहा है, v दिख रहा है, rnc दिख रहा है, rnc हमें कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, जरा फर्स्ट को यूज कर लेते हैं, क्या कर लें, यूजिंग ठीक है, क्या है rn वेक्टर बराबर r प्लस rn, यहां मुझे rnc चाहिए ना, तो rnc की वैल्यू क्या मिलेगी, rnc की वैल्यू मिलेगी rn माइनस rn, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, साथ में मुझे सिग्मा m भी चाहिए, सिग्मा mn भी चाहिए, तो क्या करें दोनों तरफ सिग्मा mn से है, तो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा mn ऑन बोथ साइड, कर दे नहीं करते तो कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा mn rnc, देखो इतना टर्म आ गया ना, आया कि क्या है, सिग्मा mn rnc, इधर देखो सभी लोग, सिग्मा mn rn माइनस सिग्मा mn कैपिटल R, बोलो है कोई समस्या, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मानना, 5, अब इसी तरह अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये पता होना चाहिए, जब ये पता हो जाएगा उसको क्रॉस भी करा लेंगे, और ये चाहिए तो मुझे ये पता होना चाहिए, और ये क्या चीज है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का कोई फॉर्मूला पढ़ाया मैंने कभी,
फॉर्मूला कभी पढ़ाया हो आरसीएम बराबर क्या फॉर्मूला था m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर सो ऑन याद आया नहीं आया अपॉन में m1 m2 बोलो है ना ऐसा कभी कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया अब मेरे पास थोड़ा जगह का हो गया अभाव क्या हो गया हाउ है ना तो एक काम करिए थोड़ा सा लिख लीजिए एटलीस्ट ये पूरा कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन रुके रहने देंगे बाकी तो समझ में आई है ना आया कि नहीं आया पक्का टफ है क्या सोचने वाली बात बस यहाँ है कि इसको इन दोनों जीरो कैसे करें बाद में खेल जाओगे जल्दी करो वहां तक खेल जाएंगे कॉफी खेल जाएंगे जल्दी करो समय सीमा समाप्त हो जाएगी हो गया इससे पहले थोड़ी कथा लिखवाई है हमने लैंग्वेज है ना तो उसके लिए कम से कम आधे से ज्यादा पेज है ना आधे से ज्यादा पेज थोड़ा छोड़ देना आधा पेज 4-5-6 लाइन की है थोड़ी लैंग्वेज ठीक है 9-10 लाइन छोड़ देना क्या बेटा जब किसी की याद आती तो याद तो कुछ मतलब जिन्हें भुला देना चाहिए वो भूले नहीं जा रहा जो याद करना चाहिए वो याद नहीं हो रहा यही जिंदगी सही बात है सही बात है अरे याद नहीं हो रहा है और बताइए इसमें याद करने वाली चीज क्या है बताओ मतलब याद कर लेते हैं भूल जाते हैं इंग्लिश में लिखने से सर एक बात बताइए पेपर में क्या मिक्स लैंग्वेज लिख सकते हैं इंग्लिश हिंदी मिला के नहीं ना बाहर व्हाट्सएप लैंग्वेज में देंगे सर जहां से केमिस्ट्री पढ़ी थी वहां पे कह रहे थे मिक्स लैंग्वेज में आपको पेपर दीजिएगा मिक्स लैंग्वेज हिंदी पढ़ी वालों को ये रहता है कि हिंदी में लिख रहा हो कुछ इंग्लिश के टर्म आ गए बीच में तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हो है ना या हिंदी में ही जैसे मान लो मोमेंटम लिख रहा है तो हिंदी में मोमेंटम लिख दिया ऐसे टाइप से है ना अब इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसा नहीं कि हिंदी लिख दिया व्हाट्सएप लैंग्वेज चल रही है क्योंकि बाहर मोड पूछते हैं ना किस मोड में पेपर देना है अलग ऐसा होना चाहिए था क्यों क्योंकि भाई नॉलेज का मतलब नॉलेज है कैसे बोल जाऊंगा शुद्ध बोलते नहीं तो शुद्ध लिख क्यों रहा है नहीं कोई दिक्कत नहीं आप देख रहे हो जल्दी करो बेटा समझ नहीं बिल्कुल देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं ध्यान रखो इसको मैं ऐसे कर सकते हैं देखो ऊपर क्या लिखा है सिग्मा mn r नीचे क्या लिखा है सिग्मा mn बोला है लिखा है नहीं लिखा पक्का लिखा है अगर हम इस सिग्मा mn को किधर ट्रांसफर करते हैं इधर हटा दे सर नहीं दो लाइन इधर काटना नेक्स्ट ये देखो बोर्ड बड़ा बनाना है सबसे पहले स्कूल के बाद बोर्ड नहीं बोर्ड देखो हायर स्टडीज के लिए बोर्ड चौड़े नहीं होने चाहिए लंबे होने चाहिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हां ईएलटी में उदाहरण ब्रांच मतलब जहां जैसी क्लास चलती थी वहां ऐसे ही बोर्ड था एग्जाम पहले बात में नहीं से वहां और में बोर्ड थे दो बोर्ड मिला के बोर्ड बनते और जहां इंग्लिश से पढ़ाते वहां भी देखो बोर्ड बनते हैं आप जा चुके हैं जहां फोटो वगैरह अपलोड करिए ना कभी काम करते हैं ऐसा बस करिए सर नहीं बस रहा हां सर रेस कर दीजिए ऊपर ये डाल दिए हां हटा दीजिए
इस इक्वेशन को याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका मुझे आरएनसी चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट उठाया आरएनसी वाली, इसमें मुझे चाहिए बीएनसी, तो बीएनसी वाली उठा ली, बोलो है ना। फर्स्ट टर्म करना देखो यार बेटा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं सिग्मा एम एन, तो क्या निकलेगा? सिग्मा एम एन कैपिटल आर बराबर है सिग्मा एम एन आर। जरा चेक करो इक्वेशन नंबर 5 में, पुटिंग इन इक्वेशन 5, देखो जरा इक्वेशन 5 में ये दोनों वैल्यूज रखना है। इक्वेशन 5 क्या है? सिग्मा एम एन आर एन सी, यही तो है, इक्वल टू सिग्मा एम एन आर एन, ऐसे सिग्मा एम एन आर एन ऐसे रहने देना है, सिग्मा एम एन आर एन माइनस सिग्मा एम एन आर की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं? सिग्मा एम एन आर एन। जादू क्या हो गया? जीरो हो गया है ना। अगर ये टर्म जीरो हो गया, अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देना हो किससे? सिग्मा एम एन आर एन सी को अगर v से क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो ये टर्म जीरो, और जीरो को अगर v से क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो जीरो रहेगा भाई। दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, जीरो। कितना आंसर नहीं सकता है। तो सेकंड टर्म क्या आ गया? यही तो, यही आपको क्या था? ये क्या था? सेकंड टर्म था? नहीं था, सेकंड टर्म जीरो आ गया, नहीं है हो सकता है। सिमिलरली थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कौन है? थर्ड टर्म क्या है? सिग्मा, अच्छा करके रख, घर पे देना, सिग्मा एम एन आर कैपिटल आर ना, स्मॉल आर कैपिटल आर क्रॉस बीएनसी। इसमें कौन सी इक्वेशन उठाओगे? ये क्वेश्चन कौन सी हो गई? ये क्वेश्चन हो गई हमारी 6, ये हो गई 4th 5th, ये हो गई 6 7, बोलो है ना। करके देखना ऑटोमेटिक आएगी। ये v बराबर वही vn बराबर v vnc, हां vn बराबर v प्लस vnc का है। vnc वैल्यू निकालोगे माइनस हो जाएगा, जब रखोगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे, फिर से ये वैल्यू को क्या करोगे? सेटअप करोगे। आपकी बार ये देखो पूरी वैल्यू आ गई, नहीं आ रही है ना, तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा? जीरो ही आएगा। करना अब जरा ध्यान से देखो, y इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 4, राइट? नहीं नहीं, बस ऊपर की नहीं है, नहीं समझ। अगर देखो इसको कौन सा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू, अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम रखते हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा? बोले क्या लिखें? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कौन से सेकंड है थर्ड टर्म्स इन इक्वेशन इसमें 4 में, तो क्या होगा? j बराबर JCM प्लस 0 प्लस 0 R क्रॉस P, बोलो है ना। नहीं निकला तो आंसर क्या आ गया? J इज इक्वल टू JCM प्लस R क्रॉस P। बताओ कैसे? आवाज नहीं है तब ठीक है। इजी था, बस सोचना कहाँ था? सेकंड टर्म को जीरो करना, उसमें आरएनसी आ रहा है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, वैसे भी आया और आर आ रहा है इसलिए पोजीशन वेक्टर उठा लिया। इसका सेंटर ऑफ मास का जल्दी करो। तो v के लिए करेंगे तो m1 v0 m2 v2 मिलेगा। क्या चीज? ये बताओ इक्वेशन बन करो। ये सिग्मा mn r ऐसे रहेगा, सिग्मा mn जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो mn r मिलेगा और mn r ही तो लाना है, ऐसे है। जब जाके आप इसमें mn r की जगह पर क्या रखोगे? mn r है, तो यहाँ mn r, यहाँ जो इक्वेशन ये आपने बनाई है ये mn rnc नहीं चलेगी, mn vnc चलेगी, समझे मेरे आपको? mn vnc, हाँ, तो वो उस अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है।
करके देखना, अपने हिसाब से सेटअप करना इक्वेशन। ट्रेनिंग कहाँ जा रही है? हटाइए हटाए, अफगानिस्तान जाएंगे। आतंकवादी बन के आतंकवादी गॉड गिफ्टेड आतंकवादियों की टेक्नीशियन। तुम्हें बुलाया समझ नहीं। सर हम बहुत कम बोलते थे, जब से इसके साथ रहते तब से बहुत बोलते थे। Heading of motion under central force। सेंट्रल फोर्स पढ़ाया, और इसीलिए एक टॉपिक आएगा क्या, एरियल वेलोसिटी। याद आया कि प्लस 2 में आया था। क्यों निशिता? हाँ? आपने बोला अंशिका कह रही कौन वाली? अच्छा हाँ, वेरी गुड। हाँ। एरियल वेलोसिटी केपलर लॉ में सुना होगा 11th में, है ना, कि प्लैनेट्स की एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, बात की बात। पहले क्या है देखा, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, या तो मैंने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था, नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया था, फिर सेंट्रल पढ़ाया था। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जिनसे हम वर्क करें तो पाथ पर डिपेंड ना करते हैं, है ना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब क्या हो गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं, या किसी पॉइंट से या बॉडी की तरफ या पॉइंट की तरफ या पॉइंट से आगे। फोर्स किसी पॉइंट की तरफ लगे या पॉइंट से आगे लगे, मतलब किसी पॉइंट की तरफ या उससे दूर, बस एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होनी चाहिए, उसके सेंटर से, बॉडी के सेंटर से, या जिस पॉइंट फोर्स लगा रहा है उसके सेंटर से, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है वहां से। तो उसे हम बोलेंगे कौन सा फोर्स, सेंटर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो दोनों बॉडीज की सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन पे फोर्स लगता था, तो ये सेंट्रल फोर्स है। जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर लगता था, तो ये भी पॉइंट चार्ज ही देते थे, तो ये भी सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है केंद्रीय बल, क्या केंद्र की ओर दृष्टि हो या केंद्र से बाहर की ओर लगे, तो उसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की एक बात बता दूं कि सेंट्रल फोर्स का मान सिर्फ और सिर्फ पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, G m1m2/r²। r डिपेंड करता है, कूलम्ब्स लॉ को बताओ, लग रहा है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो mv²/r, तो वो भी सेंटर की तरफ लगता है, वो भी सेंट्रल फोर्स हुआ, तो उस पे भी क्या है, r है। यानी सेंट्रल फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ r, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। करते हैं कि नहीं करते, जहां से फोर्स लगा रहा है वहां से रेफरेंस पॉइंट तक की डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे मैग्नेटिक। बात समझे? तो इसमें पहले सेंट्रल फोर्स थोड़ा डेफिनेशन दिखा दें, पहले ये पार्ट करा दे, फिर एरियल वेलोसिटी पे चलते हैं। ठीक है, तो लिखो सेंट्रल फोर्स से पहले डेफिनेशन भूल गए होगे ना। सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेटिज्म वाला फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो इसका काम है सेंट्रल फोर्स। और तो लिखो, बोले सेकंड हेडिंग का।
away from the point full stop. Its magnitude depends upon its magnitude depends only upon its magnitude depends only upon the distance of the center from the reference point from the reference point hence लिख रहा हूं देखो central force is given as मान लो फॉर एग्जांपल देखिए बेटा एक बॉडी है, ठीक है, इसका फोर्स लगा रहा है किससे, इस पॉइंट से, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। इससे क्या लग रहा है, इस बॉडी पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, ठीक है, बोलो है ना पक्का कैसे जाए। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी मान ले मैंने r1, ठीक है, ये लग रहा है क्या फोर्स। तो ये फोर्स होगा बेटा F वेक्टर, इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मैग्नीट्यूड किसका फंक्शन होगा, हां फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का फंक्शन होगा। ये वेक्टर ये स्केलर, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैश, बोलो है ना नहीं है, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये किसका फार्मूला होगा, सेक्टर फॉर्म से मैंने पढ़ाया था। हां बहुत ज्यादा यहां मैंने क्या ले रखा था, याद आया, प्लस और प्लस का मतलब अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन, माइनस का मतलब काउंटिंग डिस्टेंस यानी अट्रैक्शन, हो सकता है पक्का। तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि कहां तक पहुंचना है, एरियल वेलोसिटी तक। ये हो गया सेक्टर फोर्स की बात। सेक्टर फोर्स की भी एक एक्स्ट्रा बात हम आपको बताते हैं। अच्छा कभी ये जाना है टॉर्क क्या होता है, हां टॉर्क टाउ होता है, टाउ क्या होता है, dg/dt पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ाया था। और टॉर्क r क्रॉस f भी होता है कि नहीं होता। तो यहां से हम लिख सॉरी dg/dt r क्रॉस f लिख सकते नहीं लिख सकते, क्यों, क्या है ग्रुप पे डालना, ये समझ आया। ये नॉर्मल है, किसी भी फोर्स के लिए dg/dt r क्रॉस f से बराबर होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स। तो फॉर ये देखिए, देख रहे हो आप, ये देखिए फॉर सेंट्रल फोर्स f कितना होता है, अभी बताया, ये होता है नहीं होता। तो इस f की जगह क्या रख सकते हैं, dj/dt r वेक्टर क्रॉस, इधर देखिए यहाँ एक नई चीज करने जा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये गैप में चल रहा है, ये वेक्टर में चल रहा है, तो एक काम करते हैं, गैप का फार्मूला वेक्टर r अपॉन मॉड r, ऐसे लिख सकते हैं, मॉड r मतलब केवल r लिख सकते हैं उसको। चलो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा r क्रॉस fr वेक्टर r और r, जो मैग्नीट्यूड उसको बाहर निकाल लो, जैसे m क्रॉस bn में mm को बाहर ले लेते थे स्केलर को, तो यहाँ स्केलर को बाहर लेते हैं, कौन कौन स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड स्केलर, अंदर क्या बचा r क्रॉस r, r क्रॉस r कितना होता है बच्चे, r क्रॉस r कितना हो जाएगा 0, क्योंकि r क्रॉस r मतलब r r sin 0, क्योंकि r और r के बीच का एंगल 0 होगा, a क्रॉस b का फॉर्मूला a b sin थीटा। तो r क्रॉस r मतलब a क्रॉस a का फॉर्मूला बच्चों ने कभी-कभी पढ़ा होगा 0, तो f
0 नहीं हुआ टाउ जीरो हो गया है। डायरेक्ट जीरो कर देते ना क्या चीज छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्टेब्लिश कर दो तो सर ये कैसे और लिख सही दो बात सच्ची है नहीं थोड़ा डायरेक्ट वाले हो गया हम जब से हम नीचे आए हैं डायरेक्ट वाले वो डायरेक्ट बनाते थे ये y dt इक्वल टू 0। अच्छा किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंस जैसे 0 आ रहा है मींस वो क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट। यानी ये बात हमेशा याद रखिए कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा किसमें एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम के लिए फोर्स की जरूरत है ना। तो एंगुलर मोमेंटम डॉट के लिए एंगुलर मोमेंटम अगर सेंट्रल फोर्स से है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। यानी केंद्रीय बलों के प्रभाव में कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है नियत रहता है। समझे तो ये नीचे लैंग्वेज में लिखवा देंगे ठीक है। तो जल्दी से इसको देखो यार कोई भी अगर कहीं पर भी सेंट्रल फोर्स लग रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना रहेगा कांस्टेंट को कभी बदलेगा नहीं। समझे यही बात तो यहां भी करेंगे याद है। मैंने कहा था इस टाउ इज एब्सेंट टाउ एब्सेंट कब होगा जब सेंट्रल फोर्स होगा। समझे जल्दी से नोट करिए क्या बचा इसमें एरियल वेलोसिटी ठीक है। ठीक है देखो एरियल वेलोसिटी के लिए कोई बॉडी मोमेंट नहीं पड़ेगी जो किसके अंदर में हो सेंट्रल फोर्स के ठीक है। तो लेट अस कंसीडर a mass m under mass m moving under central force as given in diagram। मैं डायग्राम दे रहा हूँ इसमें ठीक है। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल सेंट्रल फोर्स का वही आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कैपिलर वाली इस हिसाब से लेते हैं सही है। यहाँ पर हो गया क्या सन ऑफ सरदार ठीक है। यहाँ पर हो गया कोई प्लैनेट क्या हो गया प्लैनेट की पहली पोजीशन है ये P1। यहाँ से पोजीशन वेक्टर इस P1 से कितना होगा बता पाओगे। इस P1 का पोजीशन वेक्टर है फॉर एग्जांपल r क्या ये r वेक्टर। थोड़ी देर बाद बेटा ये P1 कहां चला गया फॉर एग्जांपल चलो एक काम करते हैं इसको P1 मानते हैं ऐसे बोल रहे हैं ठीक है। P1 का पोजीशन वेक्टर क्या है मान लेते हैं कितना r वेक्टर कितना r वेक्टर। थोड़ी देर बाद ये P1 कहां चला गया P2 पे तो इसका पोजीशन वेक्टर अब कितना हो गया r प्लस समथिंग हो गया। क्यों क्योंकि यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या है डेल्टा। तो कितना हो जाएगा r प्लस डेल्टा नहीं हो जाएगा और समझ आया क्या है। और जितना इसने एरिया
एरिया घेरा वो एरिया है ये, नहीं है? इसको मैं दिखा रहा हूं इससे, एरिया सेक्ट बोलते हैं। सब मतलब झाड़ू पकड़ के ऐसे देखो, ये सन टू प्लैनेट जोड़ने वाली लाइन है, नहीं है? कौन? रेड वाली और ग्रीन वाली, वो दोनों एक ही लाइन है। समझो, अगर तुम एक हाथ में झाड़ू पकड़ो और ऐसे घुमा दो तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करोगे। ऐसे सन से किसी प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन क्या करती है, जब प्लैनेट चलेगा तो वो लाइन भी चलेगी तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। जैसे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो एरियल स्पीड क्या होगी, एरियल वेलोसिटी एरिया अपॉन टाइम। बात समझ आया? यानी वहां डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहां डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, उसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। नहीं समझ आया? पक्का? इतनी ये डायग्राम समझ में आया नहीं यार? तो ध्यान देखो, इन ट्रायंगल SP1 P2 एरिया ही निकालना है आपको। क्या निकालना है? एरिया। चलो एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल है ना, बेस कितना है SP1, ये बेस, ये हो गई हाइट, बेस इनटू हाइट, अरे ऐसे पकड़ लिया है ना, SP1 इनटू P1 P2, ऐसे क्या है लंबाई, मतलब ये बढ़ दो, आधार बढ़ो ऊंचाई, आधार हो गया, आधार को छोटा वाला मत दो ना, आधार बढ़ो ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं? इधर से बना दे, पक्का ना? और समझे? तो एरिया को हम मान लेते कितना, 1/2, ये कितना निकलेगा, आ देखो ये SP1 कितना हो गया, r वेक्टर इनटू डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां डेल्टा आ गया तो एरिया कितना निकलेगा, छोटा ही निकलेगा। जैसे क्या है, पक्का? तो उसके बाद इधर हटा दे। हाँ? तो क्या करते हैं, एरियल वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। ये नहीं समझाया, ये नहीं आया। स्पीड निकालने के टाइम डिवाइड करते हो ना, या वेलोसिटी निकालने के कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहां 1/2 डेल्टा आर और डेल्टा आर, ये था किसके अपॉन में टी करें, किसी के भी कर सकते हैं, डेल्टा वाले के अपॉन में करो, ज्यादा अच्छा है, कितने होशियार। अच्छा बचपन में ऐसा पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी नहीं हो जाएगी, आया ना? तो क्या बन जाएगा, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इनटू आर इनटू डेल्टा टी। क्यों डिफरेंशिएशन कर दो तो डेल्टा में आंसर आता है क्या, ये तो dv/dt dr/dt है। बोल सुनिए, अब एक चीज बताने वाला है, इसको याद कर लो, रट लो, अपने मस्तिष्क में, जहन में बैठा लो, दैट इज कि r cos b की वैल्यू होती है j/m। तो कैसे, j बराबर क्या होता है, r क्रॉस p होता है कि नहीं होता, तो j इक्वल टू m v, m को नीचे ले आओ, हाँ चलो मल्टीप्लाई, क्योंकि स्केलर से क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं, अब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया ना, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट थे नहीं थे, तो ये क्या हो गया, j वेक्टर अपॉन 2m। अगर ये सेंट्रल फोर्स था तो इसका j कैसा होगा, कांस्टेंट है ना, सेंट्रल फोर्स से कर रहा ना, पहले बता चुका हूं, और सेंट्रल फोर्स से कर रहा तो j कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट। ये जो प्लेनेट है, ये जो नन्हा मुन्ना सा प्लेनेट है, इसका मास है ये, तो मास कांस्टेंट टू भी कांस्टेंट, ये पूरा क्या आ गया भाई, कांस्टेंट आ गया। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गई, कांस्टेंट। बोलो कैसे है ना, एरियल वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट। किसी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। बताया था ना भाई, यानी अगर मान लो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहां देखो, फिर स्कूल चले जाओ 2 बजे तक प्लैनेट यहां पहुंच जाएगा, 2 से 4 में यहां देखो इतना एरिया घेरेगा, फिर रात में 10 से 12 यहां देख लो तो इतना एरिया घेरेगा, है ना? तो हर एरिया क्या होगा बराबर, क्योंकि टाइम भी 2 ही घंटे रोया लगे, 6 से 8 2 से 4, है ना? नोट करो जल्दी से, इसमें थोड़ा नीचे करना, लिखते हैं एक बार क्या
डेल्टा ए बाय डेल्टा टी या जे बाय 2 है, ठीक है। Hence areal velocity influenced by central force is constant। अच्छा एरियल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होती है बताओ? क्यों? क्योंकि जे कांस्टेंट होता है। ये देखो एरियल वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नहीं है कैसे नहीं जी कैसे टफ है क्या? ठीक है, इसको हटाते हैं, हो गया होगा सबका। ऐसी कोई जरूरत नहीं, देखो मैंने आर को ऊपर और आर के डेल्टा को नीचे इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ये थोड़ी लाइन थोड़ी बड़ी दिख रही थी। नहीं तो आप इसको ऊपर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, है ना। तो आपने ऐसे लिखा बेटा बेटा, देखो अगर जुड़ो आर प्लस डेल्टा आर तभी तो ये बनेगा, है ना। वाणी को विराम करते हैं।